सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग MBBS फ्रॉम JMC फिरोजाबाद। तो जब पिछला लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने बात की थी किसकी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, एक्सप्लोजन इंजरी एंड टॉर्चर मेथड्स की अपन ने बात की थी, है ना। तो उसके कुछ MCQ देख रहे हैं। तो पहला MCQ आपके सामने आता है, पहले खुद से सॉल्व करना है ना, उस वीडियो पोज करके फिर सॉल्यूशन देखना है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट एट इक्वल वोल्टेज, है ना। वर्ड ध्यान से देख लेना, एट इक्वल वोल्टेज, है ना। तो जैसा कि हमने बात भी की थी कि अल्टरनेटिंग करंट कितने जो है मोर डेंजरस होती है, 4.5 टाइम मोर डेंजरस होती है इक्वल करंट, इक्वल वोल्टेज की डायरेक्ट करंट से, ना। तो अपन ने बात भी की थी, है ना, कि एक आपके पास में AC है। AC का बेस्ट एग्जांपल है डोमेस्टिक सप्लाई जो घरों में आ रही है आपके, ना। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है, आई एम सो सॉरी फिर से। तो मेन बात अपन ने क्या बात की कि जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके 220 से 240 वोल्ट की अल्टरनेटिंग करंट, एक तो आपको करंट लग गया, उससे कोई वायर था उससे आपको करंट लग गया, ना। एक आपके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, ना। तो दोनों में ज्यादा खतरा किस में होगा? आपको आकाशीय बिजली से होगा। लेकिन और वो क्या है? डायरेक्ट करंट है, घरों वाली अल्टरनेटिंग करंट है, ना। लेकिन भाई एक बार वोल्टेज डिफरेंस भी देख लेना। घरों की जो सप्लाई आती है वो 220 से 240 वोल्ट होती है, और जो लाइटनिंग होती है आकाशीय बिजली उसकी कितनी होती है वोल्टेज? 1000 मिलियन वोल्ट होती है शायद, है ना। तो देख लेना, वो तो ध्यान रखना कितनी हाई वोल्टेज है, ना। तो सेम वोल्टेज में कंपेयर किया जाता है AC और DC में। अगर सेम वोल्टेज की AC और DC है तो AC ज्यादा खतरनाक है 4.5 टाइम्स। अगर वोल्टेज अलग अलग है तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो ज्यादा खतरनाक होगी, ऑब्वियसली ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो सेम वोल्टेज की AC और DC में AC 4.5 टाइम्स मोर डेंजरस होती है देन DC, ध्यान रखना इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ह्यूमन टिश्यू ऑफर्स द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट टू करंट फ्लो, ना। तो इसका हमने निमोनिक देखा था DBMS। तो सबसे ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी पास के लिए कौन रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है? तो आंसर इज ड्राई स्किन, उसके बाद बोन, उसके बाद मॉइस्ट स्किन। तो DBMS अपन ने देखा सबसे ज्यादा ड्राई स्किन रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, फिर बोन और फिर मॉइस्ट स्किन। देखो नीचे लिखा भी हुआ है ऑर्डर, है ना। तो ड्राई स्किन, बोन एंड मॉइस्ट स्किन इसका आंसर हो जाएगा। और ब्लड का और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका तो लीस्ट रेजिस्टेंट होता है, ध्यान रखना। तो आंसर बी ड्राई स्किन, है ना। द लेट गो थ्रेशोल्ड एम्पियर एट विच ए पर्सन कैन स्टील एन इलेक्ट्रिक वायर, रिलीज एन इलेक्ट्रिक वायर, ना। तो कौन सी वो करंट एम्पियर की वैल्यू होती है जिसपे पर्सन इज एबल टू रिलीज वायर? तो किसमें तार छोड़ सकता है इंसान? तो 10 मिली एम्पियर तक अगर वोल्ट करंट होती है तो उसको तार छोड़ सकता है इंसान। अगर 20 मिली एम्पियर होगी तो टेटोनोइड स्पाज्म हो जाएगा, होल्ड ऑन स्पाज्म, तार नहीं छोड़ पाएगा इंसान, ध्यान रखना है, ना। और 25 से 80 मिली एम्पियर पे तो कार्डियक अरिथमिया हो जाता है, डेथ हो जाती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से, ध्यान रखना है, ना। तो 10 मिली एम्पियर तक इंसान क्या कर सकता है? तार छोड़ सकता है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, 10 मिली एम्पियर। अपन बात करें तो ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रोक्यूशन? तो अपन ने बोला भी था इलेक्ट्रोक्यूशन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी के MCQ में आया था, तो ध्यान रखना ना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है आपका? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अपन बात करें तो कार्डियक अरिथमिया, तो ध्यान रखना ना, इंसान की डेथ हुई है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर कार्डियक अरिथमिया। अपन बात करें तो ध्यान रखना है, ना। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ जाएगा इसमें, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं विच करंट पाथ अक्रॉस द ह्यूमन बॉडी कैरीज द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क? तो हाईएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क किस पाथवे में होगी? करंट पाथवे का मतलब जहां से करंट एंट्री कर रही है, एग्जिट कर रही है, तो किस करंट पाथवे में हाईएस्ट मोर्टेलिटी होगी जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कार्डियक अरिथमिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने के? यानी कि वो करंट का पाथवे जिसमें हार्ट से होकर गुजर रही है करंट। तो हार्ट कौन सी साइड में होता है? लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना ना इस प्रकार से। जनरल बात कर रहे हैं, लेफ्ट में नहीं होता, वैसे हार्ट बीच में होता है, लेफ्ट की तरफ झुका होता है, ना, ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन लेफ्ट में बोलते हैं ना, ध्यान रखना बीच में होता है, लेफ्ट की तरफ झुका होता है, ना। लेकिन ध्यान रखना इस प्रकार से लेफ्ट साइड में अपन बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट की तरफ अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। ये जो पाथवे है इसमें हार्ट से होकर गुजरेगी करंट, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करती हुई गुजरेगी, तो डेथ सबसे ज्यादा होने के चांसेस इसमें है। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क होता है, मोर्टेलिटी का मतलब इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ होने के, ना। तो जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ होने के वो पाथवे कौन सा है? लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट फुट, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क होती है, इसमें ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं एंडोजिनस इलेक्ट्रिकल बर्न्स आर कैरेक्टरिस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। तो मैंने बोला भी था ये जो बर्न होता है ये किसकी फाइंडिंग्स होती है? स्किन की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स होती है, ना। और स्किन की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में हमने दो चीजें देखी थी, एक तो लो वोल्टेज की वजह से और हाई वोल्टेज की वजह से। तो लो वोल्टेज की वजह से होने वाली इंजरी में देखने को मिलते हैं आपके एंडोजिनस बर्न या जूल बर्न, जबकि हाई वोल्टेज वाली जो इंजरी होती है उसमें देखने को मिलते हैं आपके एक्सोजिनस बर्न, फ्लैश बर्न, स्पार्क बर्न,
बर्न, क्रोकोडाइल बर्न, मल्टीपल केराटिन नोडुल्स, तो वो सब वहाँ मिल रहे थे ना। तो लो वोल्टेज डोमेस्टिक सप्लाई विद फर्म कॉन्टैक्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको, एंडोजिनस इलेक्ट्रिकल बर्न अपन बात करें, ध्यान रखना है ना। तो एंडोजिनस बर्न या जूल बर्न, लो वोल्टेज डोमेस्टिक सप्लाई विद फर्म कॉन्टैक्ट अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्रेटर लाइक इलेक्ट्रिकल बर्न, ये भी इसमें ही है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से क्रेटर लाइक इलेक्ट्रिकल बर्न विद ब्लेंस्ड पेरिफेरल मार्जिन, ध्यान रखना इज इंडिकेटिव ऑफ, तो ये भी इसी में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। जूल बर्न में कोलैप्स्ड इलेक्ट्रिकल ब्लिस्टर्स अपन बात करें तो जो कोलैप्स्ड इलेक्ट्रिकल ब्लिस्टर होते हैं, पिछला भी यही तो था, इलेक्ट्रिकल बर्न या जूल बर्न में किसकी वजह से होता है, लो वोल्टेज डोमेस्टिक सप्लाई की वजह से। और अपन बात के इसमें देखने को क्या मिलता है, कोलैप्स्ड इलेक्ट्रिकल ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं, क्रेटर लाइक बर्न देखने को मिलते हैं विद ब्लेंस्ड पेरिफेरल मार्जिन, ये बात हमने बोली भी थी है ना। तो ब्लेंस्ड पेरिफेरल मार्जिन्स देखने को मिलती है, क्रेटर का मतलब गड्ढे जैसा हो जाता है, ब्लेंस्ड मतलब वही साइड में टूटा हुआ सा एक, जो ध्यान रखना है इस प्रकार से पेरिफेरल मार्जिन ब्लेंस्ड हो जाएगी इसकी। तो कोलैप्स्ड या इलेक्ट्रिकल ब्लिस्टर्स इसका आंसर हो जाएगा। जूल बर्न अपन बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रकार से है ना। तो अब अपन अगला देख रहे हैं, फोरेंसिक डिटेक्शन ऑफ मेटलाइजेशन, मेटल आयन डिपोजिशन इन एंट्री वाउंड इज परफॉर्म्ड, तो ध्यान रखना ना, मेटलाइजेशन देखने को मिल रहा है एंट्री वाउंड में, तो अपन मेटल जो एंट्री वाउंड है उसका कलर देख के बता सकते हैं कौन सी मेटल डिपॉजिट हुई है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, कौन सा टेस्ट होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें एंट्री वाउंड का कलर देख के बता दिया जाता है कौन सी मेटल डिपॉजिट हुई है, एक्रो रिएक्शन टेस्ट है ना। तो ध्यान रखना, अगर सिल्वर कलर है तो एल्यूमिनियम होगा, रेडिश ब्राउन है तो कॉपर होगा, और ब्राउनिश ब्लैक है तो आपका आयरन होगा अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो एंट्री वाउंड का कलर देख के बता दिया जाता है कि कौन सी मेटल डिपॉजिट हुई है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो एक्रो रिएक्शन टेस्ट होता है वो, ध्यान ही रखना है ना। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया, कौन सी मेटल के ऊपर मतलब इलेक्ट्रिकल एंट्री वाउंड इम्पार्ट विच कलर, ध्यान रखना इस प्रकार से। कॉपर में कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन है ना, सिल्वर है तो आयरन, ब्राउनिश ब्लैक है तो नहीं सॉरी, सिल्वर है तो एल्यूमिनियम, ब्राउनिश ब्लैक है तो आयरन, और रेडिश ब्राउन है तो कॉपर, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो कॉपर में क्या आ जाएगा, रेडिश ब्राउन, कॉपर में रेडिश ब्राउन, एल्यूमिनियम में सिल्वर, और आयरन में ब्राउनिश ब्लैक, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसका आंसर आ जाएगा रेडिश ब्राउन। अब बात कर रहे हैं थर्मल मेल्टिंग ऑफ इनऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स ड्यूरिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोक्यूशन, तो ध्यान रखना ना, बोन का जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो पिघल पिघल करके नीचे गिर रहा है, मोतियों जैसा लग रहा है, वो मोम जैसे मोमबत्ती का मोम पिघल के नीचे गिर रहा हो, तो वैक्स ड्रिपिंग या फिर बोन पर्ल कहते हैं इस फिनोमिना को, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो जब इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हीट जनरेट हुई बोन में हीट जनरेट हुई, तो बोन के अंदर जो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट थे वो पिघल कर नीचे की तरफ गिरने लग गए, बूंद बूंद करके गिरते हैं वो, इस फिनोमिना को कहते हैं वैक्स ड्रिपिंग या बोन पर्ल। ऐसा लगता है जैसे मोमबत्ती से मोम पिघल करके गिर रहा हो, ध्यान रखना क्या हो गया इसको, आंसर कैसे नहीं आ रहा, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो शायद नीचे की तरफ से आएगा वो एकदम है ना। तो बोन पर्ल या वैक्स ड्रिपिंग कहते हैं इसको, देखो आ गया ना। तो बोन पर्ल या वैक्स ड्रिपिंग कहते हैं इसको, ध्यान ही रखना, आंसर हो जाएगा बी। अपन बात करें तो ध्यान रखना, चला भी गया ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। अब बात कर रहे हैं किसकी, सीवियर हेलाइन डिजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ स्केलेटल मसल फॉलोइंग हाई वोल्टेज इंजरी इज टर्म एज, है ना। तो स्केलेटल मसल में हेलाइन डिजनरेशन हो गया हाई वोल्टेज इंजरी की वजह से, क्या कहते हैं इस फिनोमिना को, जेंकर्स डिजनरेशन। रैमडोमायोलाइसिस हो रहा था ना यहाँ पे, तो रैमडोमायोलाइसिस हो रहा था यहाँ पे, जेंकर्स डिजनरेशन इसका आंसर हो जाएगा अपन बात के, ध्यान रखना ना। तो जेंकर्स डिजनरेशन हो जाएगा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरी की वजह से, हेलाइन डिजनरेशन हो जाता है स्केलेटल मसल का, जेंकर्स डिजनरेशन कहते हैं इसको, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। अपन बात कर रहे हैं व्हाट कॉजेज एक्यूट रीनल फेलियर फॉलोइंग मैसिव इलेक्ट्रिकल मसल नेक्रोसिस, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, एक्यूट रीनल फेलियर क्यों होता है मसल के नेक्रोसिस में। तो अपन ने बात भी की थी जब जेंकर्स डिजनरेशन अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने बोला था कि हाई वोल्टेज एंट्री की मसल्स में, मतलब हाई वोल्टेज करंट इंजरी हुई तो मसल के अंदर क्या होगा, जो मायोग्लोबिन है वो जाने लगेगा यूरिन में, मतलब किडनी में जाने लगेगा, तो एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा ना। तो मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। तो मायोग्लोबिन यूरिया सेकेंडरी टू रैमडोमायोलाइसिस इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो रैमडोमायोलाइसिस का मतलब मसल का डिजनरेशन होगा, जेंकर्स डिजनरेशन जिससे मायोग्लोबिन यूरिन में जाने लगेगा, तो मायोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा सेकेंडरी टू रैमडोमायोलाइसिस, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अपन बात कर रहे हो जाएगा 20 का आंसर। तो अब अपन बात कर रहे हैं फेलिग्री बर्न इन लाइटनिंग विक्टिम्स,
टिपिकली परसिस्ट फॉर अप टू ना, तो फिलिग्री बर्न अपन बात के लाइटनिंग में देखने को मिल रहे थे, तो इसका परसिस्टिंग टाइम कितना था, 48 आवर्स था अपन बात करें तो ये बात अपन ने की भी थी, ये परसिस्ट रह सकते हैं अप टू 48 आवर ना। ब्रांचिंग पैटर्न हो जाता है यहाँ पे फिलिग्री बर्न में, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की मार्बलिंग होती है, जैसा मार्बलिंग में देखने को मिलता है ना, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड देखने को मिल जाता है मार्बलिंग में आरबीसी की लाइसिस की वजह से, उसी तरीके से फिलिग्री बर्न में ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लेक्चर देख लो, नोट्स पढ़ लो, अपने समझ में आ जाएगा। तो ये परसिस्ट रह सकते हैं 48 आवर्स तक ना, तो 48 आवर्स तक अपने को दिख सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। तो फिलिग्री बर्न फर्निंग पैटर्न होता है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, फर्निंग, लाइकनिंग, किरोनोग्राफिक, फेदरिंग, है ना, और आर्बोरसेंट बर्न, तो बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो अपीयर ट्रांजिएंटली एंड डिसअपीयर फेड विद इन 24 टू 48 आवर्स, है ना, तो 48 आवर्स तक परसिस्ट रह सकते हैं, उसके बाद डिसअपीयर कर जाएंगे, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। फिलिग्री बर्न आर पैथोलॉजिकली कोज्ड बाय, है ना, तो पैथोलॉजिकली क्यों कोज्ड होते हैं ये वन ने बात की है ना, आरबीसी के लाइसिस की वजह से एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड हो जाता है स्किन में, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात क्या है, स्किन की स्टेनिंग हो जाएगी, स्टेनिंग का मतलब स्किन के ऊपर कलर छोड़ दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि आरबीसी का लाइसिस हो जाएगा ना, आरबीसी का लाइसिस होगा तो ब्लड वेसल्स जो है ना स्किन में, वो अपन बात के दिखने लगेगी आपको ऊपर की तरफ, तो स्किन के ऊपर एक ब्रांचिंग पैटर्न दिखने लगेगा, पेड़ की शाखाओं जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, तो आरबीसी लाइसिस एंड एक्स्ट्रा वेसेशन इन स्किन हो जाता है। फिलिग्री बर्न की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ये, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो फिलिग्री बर्न की प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। तो आरबीसी लाइसिस एंड एक्स्ट्रा वेसेशन इन स्किन देखने को मिलता है, इस प्रकार से ध्यान रखना है फिलिग्री बर्न में, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, है ना। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। द कॉलम ऑफ कंप्रेस्ड एयर पुशेस अहेड ऑफ ए लाइटनिंग करंट वेव इज नोन एज, तो कॉलम ऑफ कंप्रेस्ड एयर पुशेस अहेड ऑफ ए लाइटनिंग करंट वेव, कौन सा फिनोमिना था ये, स्लेज हैमर इफेक्ट। तो मैंने बोला भी था कि जो आपकी लाइटनिंग होती है, आकाश से बिजली होती है, वो आपके ऊपर इंजरी चार तरीके से कर सकती है ना, या तो डायरेक्ट इंजरी कर सकती है, सीधे आकाश से बिजली आपके ऊपर गिर गई, या फिर सुपर हीटेड एयर, गरम गरम हवाएं चल सकती हैं जो आपको इंजरी कोज कर सकती है, या फिर एक होता है एक्सपेंडेड एंड रिपेल्ड एयर। एक्सपेंडेड एंड रिपेल्ड एयर का मतलब होता है हवा का शरीर को झटका देना, रिपेल कर देना, प्रतिकर्षित कर देना हवा का, और एक होता है स्लेज हैमर इफेक्ट। स्लेज हैमर इफेक्ट में क्या होता है, जो कंप्रेस्ड एयर होती है, संकुचित हवा होती है, वो आपके ऊपर वार करती है करंट आने से पहले ना, तो इसी को स्लेज हैमर इफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली याद रख लो इसको कि कंप्रेस्ड एयर आपके ऊपर वार कर रही है लाइटनिंग करंट आने से पहले, लाइटनिंग करंट की ही वेव है वो, तो इसे अपन कह रहे हैं स्लेज हैमर इफेक्ट, अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो स्लेज हैमर इफेक्ट में क्या हो रहा है, आपका जो एक्सपेंडेड जो आपकी कंप्रेस्ड एयर होती है वो वार कर रही है आपके ऊपर, ध्यान रखना है इस वक्त। ब्लास्ट इंजरी जो देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी इंजरी अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से। जो मोस्ट कॉमन ब्लास्ट इंजरी देखने को मिलती है वो सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी होती है, शार्पनेल इंपैक्ट आता है यहाँ पे, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। फ्लाइंग मिसाइल्स, प्रोजेक्टाइल शार्पनेल्स होते हैं ना, इसके इंजरी होने के सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी। सेकेंडरी ब्लास्ट में होता है क्या है, जो मिसाइल्स होंगे, शार्पनेल्स होंगे, प्रोजेक्टाइल्स होंगे, उनकी वजह से इंजरी होगी। तो मोस्ट कॉमन ब्लास्ट इंजरी होती है आपकी फ्लाइंग मिसाइल्स, और मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी उसमें आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर होना, ध्यान रखना इस प्रकार से। और मोस्ट फाटल प्राइमरी इंजरी होती है आपका लंग का एआरडीएस, ये अपन अगले मतलब लेक्चर में भी देखा था, अगला क्वेश्चन भी आ रहा है इसके ऊपर, तो ध्यान रखना ना। मोस्ट कॉमन इंजरी इन बॉम्ब एक्सप्लोजन दैट इज सेकेंडरी इंजरी, ध्यान ही रखना है, शार्पनेल इंपैक्ट, है ना। फिर मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी अफेक्ट विच ऑर्गन ना, तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी पूछ ले तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर होना ना। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी में क्या हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर होना, ध्यान रखना इस प्रकार से। और मोस्ट फाटल प्राइमरी इंजरी पूछ ले तो ना, तो इसमें आ जाएगा लंग का एआरडीएस। एआरडीएस क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, है ना। तो देखो 3 पॉइंट्स हैं। मोस्ट कॉमन एक्सप्लोजन इंजरी कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन ब्लास्ट इंजरी होती है आपके सेकेंडरी इंजरी, शार्पनेल इफेक्ट। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी होती है आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर होना ना। और ध्यान रखना है इस प्रकार से, मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट फाटल प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी क्या
होती है आपकी मोस्ट फाटल प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी होती है आपका लंग का ARDS, ध्यान रखना इस प्रकार से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ना। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से बात करें तो अपन बात कर रहे हैं मार्शल स्ट्राइड की। तो मार्शल स्ट्राइड में अपन ने बोला भी था एब्रेजन कंट्यूजन लेसरेशन देखने को मिल रहा था, और वो एब्रेजन कंट्यूजन लेसरेशन देखने को कहाँ मिलेगा, सेम साइड ऑन बॉडी पे देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। तो सेम साइड ऑन बॉडी पे देखने को मिलेगा, जहां पर एक्सप्लोजन इंजरी होगी वहीं पर मार्शल स्ट्राइड देखने को मिलेगा, एब्रेजन कंट्यूजन लेसरेशन। ध्यान रखना इस प्रकार से। लेक्चर देख लेना, नहीं समझ में आ रहे हो तो, और नोट्स पढ़ लो अपने, समझ में आ जाएंगे ना। तो मार्शल स्ट्राइड में क्या हो जाएगा, एब्रेजन कंट्यूजन बहुत देर में आएगा, वो ऐसे करके तो बहुत देर में आएगा, देखो ऐसे ना। तो एब्रेजन कंट्यूजन लेसरेशन ऑन सेम साइड ऑन बॉडी देखने को मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, बहुत देर में आएगा। ध्यान रखना इस प्रकार से, एब्रेजन कंट्यूजन लेसरेशन ऑन सेम साइड ऑन बॉडी, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं ब्लास्ट वेव। अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं ब्लास्ट वेव ट्रांसमिशन थ्रू ए वाइब्रेटिंग सॉलिड डेक प्लेटफॉर्म इज क्लासिफाइड एज। तो ब्लास्ट वेव ट्रांसमिशन हो रहा है एक सॉलिड डेक के थ्रू। डेक क्या होता है, जो जहाज होता है उसकी छत, मतलब जहां पे आप खड़े रहते हो, तो मतलब पानी में कोई ब्लास्ट हुआ ना, और वो ब्लास्ट पानी से होते हुए, जहाज की डेक से होते हुए आपको क्षतिग्रस्त कर देगा, तो ध्यान रखना है उसे अपन क्या कहेंगे, सॉलिड ब्लास्ट। ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो सॉलिड ब्लास्ट की कंडीशन होती है वो, तो पर्सन ऑन शिप डॉक ड्यूरिंग अंडर वाटर ब्लास्ट। तो अगर आपके शिप की डेक के आप खड़े थे और अंडर वाटर ब्लास्ट हुआ है तो आप भी क्षतिग्रस्त हो सकते हो। सॉलिड ब्लास्ट कहते हैं इसको, एयर ब्लास्ट, वाटर ब्लास्ट, सॉलिड ब्लास्ट, कई तरीके के ब्लास्ट पड़ते हैं ना अपन, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो शिप डेक वाला किसका एग्जांपल है, सॉलिड ब्लास्ट का अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। दी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग टॉर्चर गाइडलाइंस। तो टॉर्चर विक्टिम के रिपोर्टिंग एंड ट्रीटमेंट से संबंधित डीलिंग किसमें करते हैं अपन, डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो में। ध्यान रखना इस प्रकार से। बाकी बहुत सारे डिक्लेरेशन पढ़ेंगे अपन मेडिकल एथिक्स वाले चैप्टर में। तो डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ टॉर्चर विक्टिम्स, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। ये भी बहुत देर में आएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं टॉर्चर टेक्निक फेलांगा या बस्टिनाडो इन्वॉल्व्स। फेलांगा या फलाक्का भी कहते हैं शायद इसको, और बस्टिनाडो इसका मतलब क्या होता है, सोल्स पर रिपीटेड बीटिंग करना ना। तो रिपीटेड बीटिंग ओवर सोल्स ऑफ द फीट अपन बात कर, ध्यान रखना ना। तो जो सोल होता है उस पर बार बार आप मार रहे हो तो उसे कहेंगे फलांगा या फलाक्का या बस्टिनाडो, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। ये भी ये एनिमेशन इफेक्ट थोड़े अलग ही डाल रखे हैं आज। तो रिपीटेड बीटिंग ओवर सोल्स ऑफ द फिट, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी अपन बात करें, ध्यान रखना है ना। तो रिपीटेड बीटिंग ओवर सोल्स ऑफ द फिट अपन बात करें तो ध्यान रखना है, दैट इज फलांगा या फलाका या बस्टिनाडो। टेलीफोन और टेलीफोन में मैंने बोला भी था, ध्यान रखना टेलीफोन कहाँ लगाते हैं, कान में, तो आप कान पर मार रहे हो बार बार, ध्यान रखना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर रप्चर हो जाएगी इसमें ना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर इसमें रप्चर हो जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब बात कर रहे हैं एस्फिक्सिएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग ए टाइट प्लास्टिक बैग ओवर ए विक्टिम्स हेड इज टर्म्ड। ध्यान रखना ना, एस्फिक्सिएशन प्लास्टिक बैग के थ्रू कर देना, क्या कहते हैं उसे, ड्राई सबमरीन अपन बात करें, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो ड्राई सबमरीन में होता है क्या है, प्लास्टिक बैग एस्फिक्सिएशन है, जबकि वेट सबमरीन में क्या होता है, फोर्स्ड इमर्जन ऑफ हेड अंडर वाटर, ध्यान रखना इस प्रकार से। और कंप्लीट इमर्जन ऑफ होल बॉडी अंडर वाटर, उसे क्या कहते हैं, डंकिंग, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो हो जाएगा ड्राई सबमरीन, ध्यान ही रखना है। होग टाइंग टॉर्चर पोजीशन रेफर्स टू, तो होग टाइंग का मतलब ही क्या होता है, हाथ पैरों को आपस में बांध देना अपन बात करें तो ना, मतलब रिस्ट और आपके एंकल्स को बांध देना प्रोन पोजीशन में, तो उसे कहेंगे होग टाइंग, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो टाइंग रिस्ट एंड एंकल्स टुगेदर बिहाइंड द बैक इन प्रोन पोजीशन, पीछे करके ऐसे हाथ पैरों को आपस में बांध देना, मतलब रिस्ट और एंकल्स को, तो उसे कहेंगे होग टाइंग। तो अपन ने 11 टॉर्चर मेथड्स पढ़े थे, तो वही है ये, तो ध्यान रखना है ना। दोबारा देख लेना लेक्चर एक बार, नहीं समझ में आया, एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं एकदम, जो भी पॉइंट्स आपने छोड़ दिए थे पढ़ते टाइम वो रिवाइज हो जाते हैं, इससे ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजरी के साथ, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।